देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूनम शर्मा सोलंकी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले बात राहुल गांधी की। दरअसल चिंतन के बाद बेनेश्वर धाम में राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। दरअसल अपने संबोधन के दौरान उन्होंने कहा कि आदिवासियों का इतिहास दबा रही है बीजेपी, आदिवासियों को बांटने कुचलने का काम हो रहा है। दो विचारधाराओं की लड़ाई है और एक तरफ कांग्रेस पार्टी है जो कहती है कि सबकी रक्षा करनी है, सबको जोड़कर चलना है। दूसरी तरफ बीजेपी बांटने, दबाने, कुचलने का काम करती है। बीजेपी दो हिंदुस्तान बनाना चाहती है, एक हिंदुस्तान अमीरों उद्योगपतियों का और दूसरा गरीब आदिवासियों का। हम एक ही हिंदुस्तान के पक्ष में हैं। आदिवासियों और कांग्रेस पार्टी का गहरा रिश्ता रहा है। जब हमारी यूपीए की सरकार थी तो आपके लिए आपकी जमीन, जंगल, जल की रक्षा करने के लिए ऐतिहासिक कानून लेकर आए। बेनेश्वर में जमेला होगा तो मैं भी आना चाहूंगा। ये आदिवासियों का महाकुंभ होता है, मैं भी अपनी आंखों से देखना चाहता हूं और यहां पर दर्शन करना चाहता हूं। तो अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने ये तमाम बड़ी बातें कही। तो चिंतन के बाद बेनेश्वर धाम में राहुल गांधी की सभा आयोजित की गई। राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री गहलोत के जन कल्याणकारों की इस दौरान तारीफ की। कहा कि राजस्थान की गहलोत सरकार आदिवासियों के लिए काम कर रही है। राजस्थान हेल्थ में सब प्रदेशों से आगे यहां पर है। स्वास्थ्य के लिए 10 लाख रुपया का बीमा है। कोई भी राज्य सरकार हेल्थ के क्षेत्र में इतना काम नहीं कर रही है। इंग्लिश मीडियम स्कूल के बारे में सीएम गहलोत बता रहे थे, इसका आदिवासियों को बड़ा फायदा होगा, वे कहीं भी रोजगार पा सकते हैं। मैं राजस्थान सरकार, अशोक गहलोत और मंत्रियों को बधाई देना चाहता हूं। आप गरीब लोगों के लिए काम कर रहे हो, आप शिक्षा हेल्थ के लिए काम कर रहे हो। गहलोत यानी कि अशोक गहलोत जो कि मुखिया है राजस्थान के, वो सबके लिए काम कर रहे हैं, वे उद्योगपतियों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री चंद उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं। तो केंद्र के लिए और बीजेपी के लिए तमाम उन्होंने इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया कि वो दो भागों में बांट देती है हिंदुस्तान को, लेकिन कांग्रेस एक हिंदुस्तान को साथ लेकर चलती है। और इस दौरान राहुल गांधी ने बेनेश्वर धाम में हाई लेवल का ब्रिज का शिलान्यास किया, पुल की नींव रखी और ये भी कहा कि आज सुबह मैंने बेनेश्वर धाम में दर्शन किए, मुझे बेहद खुशी हुई। हम इस पुल का शिलान्यास कर रहे हैं। हर साल लाखों आदिवासी यहाँ दर्शन करने आते हैं। बारिश के समय उन्हें बहुत ज्यादा मुश्किल होती है और इसीलिए इस पुल का शिलान्यास किया गया है। तो इस दौरान उन्होंने ये तमाम बड़ी बातें की। 3 दिन का चिंतन शिविर था, राजस्थान के उदयपुर में थे और वहीं से अगले दिन बेनेश्वर धाम गए, वहां पर पुल का नींव रखी गई और ये भी कहा कि आदिवासियों के लिए बहुत बड़ी बात होगी क्योंकि यहाँ पर हमेशा ही दर्शन करने के लिए तमाम आदिवासी आते हैं, लेकिन बारिश के समय में बहुत ज्यादा मुश्किलें होती हैं क्योंकि पानी बहुत ज्यादा भर जाता है। लेकिन जब पुल का निर्माण होगा तो आप सबके लिए बहुत ज्यादा इससे सहायता होगी और आपको मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कहा कि जो कांग्रेस है वो हमेशा सबको साथ लेकर चलती है और अशोक गहलोत की तारीफ भी उन्होंने की कि मुखिया जो है अशोक गहलोत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 10 लाख रुपए का बीमा आप सबके लिए, मुफ्त में आपको राशन तो मिलता ही है, मुफ्त में दवाई भी मिलती है और मुफ्त में इलाज भी होता है, यानी कि निरोगी राजस्थान की बात उन्होंने कही और मुख्यमंत्री की तारीफों की पुल बांधे। इसके अलावा ये भी कहा कि बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री है वो इन सब की ओर ध्यान नहीं देते हैं और वो सिर्फ उद्योगपतियों के लिए काम करते हैं, लेकिन हम यानी कि कांग्रेस और राजस्थान के मुखिया अशोक गहलोत आप सब के लिए काम करते हैं, यानी कि एक साथ हर किसी के लिए हम काम करते नजर आते हैं। नव संकल्प के बाद कांग्रेस के बेनेश्वर धाम में सभा के कई मायने निकाले जा रहे हैं। दरअसल कांग्रेस ने चिंतन शिविर के बाद जनता के बीच जाने का फैसला लिया। जनता के बीच जाने और आउटरीच कार्यक्रम करने का फैसला लिया गया है और इसका श्री गणेश करते हुए बेनेश्वर में राहुल गांधी की सभा भी आयोजित करवाई गई, यानी कि 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद सीधा सभा का आयोजन, वो भी राहुल गांधी के द्वारा। सभा के जरिए कांग्रेस ने आदिवासियों को साधने की कवायद की। प्रदेश के अलावा गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को भी सियासी मैसेज देने की कोशिश की गई। बेनेश्वर धाम आदिवासियों का माना जाता है आस्था का बहुत बड़ा केंद्र। गुजरात, मध्य प्रदेश के आदिवासियों में भी बेनेश्वर धाम की अटूट श्रद्धा है। यहाँ सभा करने से 3 राज्यों के आदिवासियों में एक मैसेज आता है। गुजरात में इसी साल चुनाव है। हाल ही में राहुल गांधी दाहोद में भी सभा कर चुके हैं। कांग्रेस 2 अक्टूबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रही है और उसका सीधा मैसेज ये रहेगा कि कांग्रेस चाहती है कि भारत जुड़कर रहे, एक साथ रहे, लेकिन बीजेपी तोड़ने का काम करती है, वो हम नहीं होने देंगे और इसीलिए हम 2 अक्टूबर से भारत जोड़ो यात्रा निकालने जा रहे हैं। तो
कुल मिलाकर कई मायने इस बात के, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था कि 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद आखिर क्या होगा, किस तरीके से जोश भरा जाएगा कार्यकर्ताओं में, क्योंकि मनन हो गया है, चिंतन हो गया है। लेकिन इसके बाद किस तरीके का आउटपुट निकल कर आता है। राहुल गांधी ने जिस तरीके से सभा की 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद, उसके बाद कई सियासी मायने, और वो सियासी मायने इस तरीके से, क्योंकि सभा में जिस तरीके से उन्होंने आदिवासियों को साधने की कोशिश की, एक तरफ उदयपुर में राजस्थान के तमाम आदिवासी बेनेश्वर धाम की बेल्ट आती है, वहीं गुजरात के भी चुनाव आने वाले हैं, सीधा मैसेज वहां भी जाता है, मध्य प्रदेश से भी लगती हुई सीमा है, और ऐसे में वहां के भी तमाम आदिवासी जिनकी अटूट श्रद्धा है इस धाम में, और ऐसे में सीधा मैसेज, क्योंकि आने वाले समय में हरियाणा में भी चुनाव है, मध्य प्रदेश की हम बात करें, गुजरात में इसी साल चुनाव है और राजस्थान में भी चुनाव है, और ऐसे में एक साथ लगातार सियासी मैसेज राहुल गांधी देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं 2 अक्टूबर को देश भर में भारत जोड़ो यात्रा भी निकालने जा रहे हैं। जैसे कि अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि अब हर एक कार्यकर्ता को, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता हो, चाहे बहुत बड़ा कार्यकर्ता हो, यानी कि कोई भी नेता हो, आप सभी को बाहर निकलना होगा, घर से बाहर निकलना होगा, पसीना निकालना होगा और जनता से जुड़ना होगा, और इसीलिए 2 अक्टूबर से देश भर में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। तो आदिवासियों के महाकुंभ बेनेश्वर धाम में कांग्रेस की सभा आयोजित की गई। वीर भूमि मेवाड़ में चिंतन के बाद वागड़ से सभा के जरिए श्री गणेश किया गया। 132 करोड़ से बेनेश्वर धाम में बनने वाले पुल की नींव रखी गई। सभा के जरिए कांग्रेस ने बेनेश्वर में आदिवासियों को संदेश भी दिया। माही, जाखम और सोम नदियों के पवित्र संगम से संदेश दिया गया। मकसद है कांग्रेस को वागड़ की धरती पर मजबूत करना, क्योंकि एक साथ तीनों नदियों का पवित्र संगम, वहां से संदेश देना, सियासी संदेश तो है लेकिन इसके कई मायने हैं, और मकसद कांग्रेस का बस इतना कि वागड़ की धरती पर मजबूत करना है कांग्रेस को, जो कि उसका पारंपरिक वोट बैंक था, जो कि कहीं पर खो गया है, और उसी को पकड़कर बनाए रखना चाहती है, उसी पकड़ को मजबूत करना चाहती है। बीते चुनावों की बात करें तो बीटीपी ने यहां पर भारी नुकसान पहुंचाया था, और एक जमाने में आदिवासी अंचल में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, और वही तूती एक बार फिर से कोशिश यहां पर राहुल गांधी की, यानी कि आलाकमान की, और मुखिया अशोक गहलोत की। गांधी परिवार को सदैव पसंद रहा है आदिवासियों का बेनेश्वर धाम। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी भी रिकॉर्ड भीड़ वाली सभाओं को यहां संबोधित कर चुके हैं। सोनिया गांधी और राहुल गांधी जो है पहले भी यहां पर सभाएं कर चुके हैं। बेनेश्वर का संदेश न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक जाता है, और इसीलिए इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। तो 3 दिन के चिंतन शिविर के बाद ये पहली सभा थी राहुल गांधी की। जब अपना संबोधन देना शुरू किया तो काफी संख्या में उनको सुनने के लिए आदिवासी यहां पर पहुंचे थे। बेनेश्वर में आदिवासियों को संदेश दिया गया, और आपको बता दें कि 132 करोड़ से बेनेश्वर धाम में बनने वाले की पुल भी राहुल गांधी ने ही रखी है, और यहीं से वीर भूमि मेवाड़ में चिंतन के बाद वागड़ से सभा के जरिए श्री गणेश राहुल गांधी ने किया, और सीधा संदेश कि हाँ, यहाँ पर जो बेल्ट थी पुरानी, क्योंकि यहाँ पर दबदबा था कांग्रेस का, जो वोट बैंक खिसकता जा रहा है, चाहे वो बीटीपी की बात हो या फिर बीजेपी की बात हो, अब कांग्रेस एक बार फिर से यहाँ पर अपने पैर जमाने वाली है। मकसद है कांग्रेस को वागड़ की धरती पर मजबूत करना, और यही मकसद आलाकमान से लेकर तमाम छोटे कार्यकर्ता तक, और कार्यकर्ताओं को भी एक मैसेज देने की कोशिश की गई है कि अब आप बाहर निकलिए, चाहे किसी भी तरीके से आपको जनता को उनसे कनेक्ट होना पड़ेगा, जनता के साथ आपको बात करनी पड़ेगी, उनकी समस्या को जानना पड़ेगा। कांग्रेस पारंपरिक वोट बैंक पर अपनी पकड़ बनाना चाहती है। बीते चुनावों में बीजेपी, बीटीपी ने और इसी इलाके में भारी नुकसान पहुंचाया था, और एक जमाने में आदिवासी अंचल में कभी कांग्रेस की तूती बोलती थी, जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं। और खास बात यहां पर यह कि गांधी परिवार को सदैव ही पसंद रहा है आदिवासियों का बेनेश्वर धाम। चाहे इंदिरा गांधी की बात करें, राजीव गांधी की बात करें, जब भी वो यहाँ पर सभा करते थे तो रिकॉर्ड भीड़ वाली सभा यहाँ होती थी। सोनिया गांधी और राहुल गांधी पहले भी यहाँ पर कई बार सभाएं कर चुके हैं, और एक बार फिर से राहुल गांधी ने अपने चिंतन शिविर के बाद यहाँ पर सभा की। बेनेश्वर का संदेश न केवल राजस्थान बल्कि गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड तक जाता है, और आने वाले समय में यहाँ पर चुनाव है, तो खास सी बात है कि बेहद खास संदेश देने की कोशिश, और लगभग उसमें कांग्रेस उनका जो मकसद है वो साकार होता हुआ भी नजर आ रहा है। 7 सालों से अपुष्ट आरोपों के चलते लॉकडाउन में उस्ताद। रणथंभौर के बाद T24 का नाम है उस्ताद, और आज के ही दिन 16 मई 2015 में उस्ताद को लॉकडाउन किया गया था। उस्ताद पर 4 बार इंसान पर हमलों के आरोप थे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। आखिर वन विभाग ने उस्ताद के भाग्य का फैसला किया। सज्जनगढ़ के छोटी कोठड़ी में उस्ताद को कैद कर दिया गया, उसको लॉकडाउन कर दिया गया, और यहीं से वन्य जीव जगत में एक अनसुलझी बहस भी शुरू हुई थी कि क्या
इंसानी दखल से मजबूर आक्रामक बाघ को मिलनी चाहिए कैद की सजा, या फिर बाघ के रहवास में इंसानी दखल को थोड़ा कम किया जाना चाहिए। तो हालांकि बहस लगातार जारी थी। बूढ़े हो चला है अभी उस्ताद और उसकी रिहाई का जंगलात महकमा अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या कहीं उस्ताद का भी ST6 जैसा दुखद अंत ना हो, क्योंकि पिछले दिनों ST6 का भी इस तरीके से दुखद अंत हुआ था। लेकिन अभी लगातार जानकारी मिल रही है कि क्या उसकी रिहाई की जाएगी या फिर उसका दुखद ऐसे ही अंत हो जाएगा, क्योंकि जो सरकारी महकमा है और जो कि जंगल विभाग जो है ये तय करता है इसे लेकर कि किस तरीके से उसे रिहा किया जाए या फिर ना किया जाए, क्योंकि लगातार मनुष्य पर हमला करने का उस पर आरोप है और उसे लॉकडाउन कर दिया गया था। लगभग कितने साल हो गए हैं, लेकिन अभी तक उसकी रिहाई नहीं हुई और इस पर कोई फैसला भी नहीं हुआ और इसलिए लगातार तमाम अनसुलझी बहस लगातार जारी है। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी रिहाई होगी, क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चला है, बीमार हो चला है, क्या उसका ऐसे ही दुखद अंत तो नहीं हो जाएगा। विदेश में शादी के बाद लौटा, एयरपोर्ट पर पुलिस ने पकड़ा। दरअसल चूरू मूल के एक व्यक्ति को विदेश में दूसरी शादी करना महंगा पड़ गया। आज सुबह अबू धाबी से जयपुर पहुंचा संजय खान नामक व्यक्ति एयर अरेबिया की फ्लाइट से अपनी दूसरी पत्नी के साथ जयपुर पहुंचा था। दरअसल संजय खान की पहली पत्नी ने ये पुलिस केस दर्ज करवाया था। विदेश जाने के चलते आरोपी के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस पहले से ही जारी था। जैसे ही आरोपी दूसरी पत्नी को लेकर जयपुर एयरपोर्ट पहुंचा, एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन की टीम ने जांच के दौरान उसे पकड़ लिया और आरोपी को एयरपोर्ट पुलिस थाने के हवाले कर दिया, जबकि फिलीपींस मूल की दूसरी पत्नी को पूछताछ के बाद छोड़ दिया गया है। यहाँ पर उसकी पहले से ही पत्नी थी और जब वो विदेश जा रहा था तब उसकी पहली पत्नी ने उसके खिलाफ केस दर्ज करवा दिया था। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी था और जब वो वापस लौटा राजधानी जयपुर एयरपोर्ट में तो इमिग्रेशन की टीम ने उसे पकड़ लिया। लुकआउट नोटिस पहले से ही जारी था और इसी दौरान पता चला कि वो दूसरी शादी करके वापस लौटा है। हालांकि उसकी जो दूसरी पत्नी है फिलीपींस मूल की है, उससे पूछताछ की गई, उसके बाद उसे छोड़ दिया गया। लेकिन जो व्यक्ति है जिस पर केस दर्ज था, पहली पत्नी ने उस पर केस दर्ज करवाया हुआ है, वो अभी पुलिस थाने है और अभी उससे तमाम पूछताछ जारी है। परिवहन विभाग में एक फैसले से फासला बढ़ गया है। दरअसल डीलर्स को वाहनों के पंजीकरण से जुड़ी सभी शक्तियां देने से विभाग गहरा गया है। अधिकतर फील्ड स्टाफ का मानना है कि इससे विभाग की छवि को काफी नुकसान पहुंचेगा। डीलर्स की गड़बड़ी का खामियाजा फील्ड में भुगतेंगे कार्यरत अधिकारी और डीलर्स पर कार्रवाई को लेकर आरटीओ और डीटीओ के पास कोई अधिकार है ही नहीं और ऐसे में सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे आरटीओ और डीटीओ। फील्ड के अधिकारियों का मानना है कि मुख्यालय के अधिकारियों ने जानबूझकर ये इस तरीके का फैसला किया है और इस फैसले के कारण भी कई अधिकारी विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो गए हैं। तो जिस तरीके से अधिकारी विभाग के व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर हो गए हैं और इस तरीके के फैसले लगातार लिए गए हैं और ऐसे कई मामले पहले भी आते रहे हैं, लेकिन ये कहा जा रहा है कि जानबूझकर फैसला लिया गया है। कई सवाल इसे लेकर खड़े हो रहे हैं और कई अधिकारी इससे नाराज भी नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना होगा कि इस फैसले के बाद, क्योंकि सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह जाएंगे आरटीओ और डीटीओ, तो क्या कोई फैसला लिया जाता है या फिर नहीं, ये देखना होगा। स्वागत है। ब्रेक के बाद जानकारी दे दें कि परिवहन विभाग में व्हाट्सएप वॉर छिड़ गया है। 2017 बैच के सभी डीटीओ ने लॉन्च कर दिया विभाग का ऑफिशियल ग्रुप। परिवहन सेवा परिषद के चुनाव नहीं कराने से जुड़ा ये पूरा मसला है और 3 साल से नहीं हो रहे हैं परिवहन सेवा परिषद के चुनाव। नए अधिकारियों के अनुसार विभाग के अधिकारी नहीं चाहते विभाग का भला और मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ अपने हितों का ही ध्यान रखते नजर आ रहे हैं। 2017 बैच के डीटीओ ने एक नया व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है, पुराने व्हाट्सएप ग्रुप को छोड़ दिया है और इसीलिए व्हाट्सएप वॉर जो है वो छिड़ गया है। 2017 बैच के सभी डीटीओ ने यहाँ पर विभाग का ऑफिशियल ग्रुप जो है वो छोड़ दिया है, एक नया ग्रुप बना लिया है और तमाम सवाल इसके बाद खड़े होने शुरू हो गए हैं, क्योंकि परिवहन सेवा परिषद के चुनाव नहीं कराने से जुड़ा ये पूरा मामला है। 1-2 नहीं, पूरे 3 साल हो गए हैं परिवहन सेवा परिषद के चुनाव नहीं हुए हैं। लगातार मांग उठी है। नए अधिकारियों के अनुसार विभाग के अधिकारी विभाग का भला नहीं चाहते हैं। यह आरोप लगा है मुख्यालय में बैठे वरिष्ठ अधिकारी सिर्फ और सिर्फ अपने हितों का ही ध्यान रख रहे हैं। 2017 बैच के डीटीओ ने अब नया व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। देवर्षि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विश्व संवाद केंद्र द्वारा पाठ्य भवन के नारद सभागार में आयोजन किया गया।
आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने संबोधित किया। कहा कि पत्रकारिता जिम्मेदारी की चीज है, जिसकी एक सोशल जिम्मेदारी होती है। हम कौन सी बात लोगों तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ये जरूरी होता है। कोई बात राजनीति को लेकर छिपाई जाती है। आजकल राजा और प्रजा दोनों का ही चरित्र संपन्न होना बेहद जरूरी है। नारद जब जाते थे तो वे सही जानकारी देते थे, लेकिन समाचारों की कमी नहीं है। आज इंटरनेट पर सब अपडेट रहता है। सोशल मीडिया में लोग अपना अपना मत रखते हैं, यानी कि स्वतंत्र पत्रकार है हर कोई। लेकिन ये समझना मुश्किल है कि कौन सी बात महत्वपूर्ण है और कौन सी सही है। स्वाधीनता आंदोलन में जितने भी नेता थे, हर कोई लिखता था। तब पत्रकारिता कई पड़ावों से गुजरा करती थी। वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण चंद्र छाबड़ा, क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम भी इस दौरान मौजूद रहे। तमाम दिग्गज इस दौरान मौजूद थे। अपनी अपनी हर किसी ने बात रखी। पत्रकारिता को लेकर हर किसी ने बोला और ये बताया कि पहले की पत्रकारिता और आज की पत्रकारिता में कितना अंतर नजर आ गया है। देवर्षि नारद जयंती पर पत्रकार सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विश्व संवाद केंद्र द्वारा पाथेय भवन के नारद सभागार में आयोजन था। आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने संबोधित किया और कहा कि पत्रकारिता जिम्मेदारी की चीज होती है और एक सोशल जिम्मेदारी भी है। हमें कौन सी बात लोगों तक कैसे पहुंचाना है, ये जरूरी होता है, और कितना सच हो, क्योंकि आजकल तो राजनीति को लेकर हर कोई छिपा लेता है अपनी बात। राजा और प्रजा दोनों का चरित्र संपन्न होना जरूरी होता है। हम पहले की बात करें, नारद एक मीडियम थे। नारद जब जाते थे तो एक सही जानकारी पहुंचाते थे, और हम भी एक मीडियम है, लेकिन समाचारों की कमी नहीं है। आज इंटरनेट पर सब कुछ मिल जाता है। बेनेश्वर धाम में राहुल गांधी की जनसभा आयोजित करवाई गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने इस दौरान संबोधित किया। चिंतन मनन के बाद एक सभा आयोजित करवाई गई, जिसमें राहुल गांधी ने अपना संबोधन दिया। खास बात यह रही कि पुल की नींव रखी गई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने इस दौरान संबोधित भी किया और अजय माकन ने कहा कि नव संकल्प शिविर में नारा दिया गया कि भारत जोड़ो। शिविर में नारा क्यों दिया गया? क्योंकि साजिश हो रही है भारत को तोड़ने की। भारत तो सबका है। आज अमीर और अधिक अमीर हो रहा है, गरीब जो और ज्यादा अधिक गरीब हो रहा है। कांग्रेस यात्रा के जरिए भारत को जोड़ने का काम करेगी और ये यात्रा जो है वो 2 अक्टूबर से शुरू हो जाएगी। तो लगातार अपने संबोधन के जरिए बीजेपी पर, केंद्र सरकार पर हमला बोलती नजर आ रही है कांग्रेस, और ये कह रही है कि बीजेपी का काम सिर्फ इतना है कि वो तोड़ने का काम करती है। और सबसे ज्यादा ये देखने को मिल रहा है कि अमीर जो है, यानी कि उद्योगपति जो है, जिसके लिए बीजेपी काम करती है, वो और ज्यादा अमीर हो रहा है। गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब हो रहा है। लेकिन कांग्रेस हर किसी की हक की आवाज उठाती है और वो सबके साथ है।